नमस्कार जोहार, मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड की सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। झारखंड में नगर निकाय चुनाव का रास्ता साफ। विधानसभा चुनाव में उपयोग किए गए वोटर लिस्ट से ही होगी वोटिंग। झारखंड में निकाय चुनाव का रास्ता साफ होता दिख रहा। दरअसल शुक्रवार को झारखंड हाईकोर्ट में जस्टिस आनंद सेन की अदालत ने राज्य में नगर निगम और निकाय चुनाव मामले में दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई की। अदालत ने प्रार्थी राज्य सरकार, राज्य निर्वाचन आयोग और भारत निर्वाचन आयोग का पक्ष सुना। भारत निर्वाचन आयोग के शपथ पत्र को देखने के बाद अदालत ने कहा कि झारखंड विधानसभा चुनाव में उपयोग किया गया वोटर लिस्ट ही अपडेट वोटर लिस्ट है, जिसके आधार पर नगर निकाय चुनाव कराया जा सकता है। दरअसल राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से कहा गया कि भारत निर्वाचन आयोग से वोटर लिस्ट मिल गई है, उसके आधार पर वह चुनाव में आगे बढ़ेगा। वार्ड वार वोटर लिस्ट अलग कर चुनाव की अधिसूचना जारी की जाएगी। वार्ड वार वोटर लिस्ट तैयार करने में कम से कम 75 दिन का समय लगेगा। सभी पक्षों को सुनने के बाद मामले की अगली सुनवाई के लिए 12 सप्ताह के बाद की तिथि निर्धारित करने को कहा। राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से अधिवक्ता सुमित गदोड़िया ने पैरवी की, जबकि प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता विनोद सिंह ने पक्ष रखा। न्यायाधीश जस्टिस आनंद सेन की अदालत में सुनवाई के दौरान भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा बताया गया कि राज्य निर्वाचन आयोग को अप टू डेट वोटर लिस्ट उपलब्ध करा दी गई है, जिस पर राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से सहमति जताते हुए कोर्ट को बताया गया कि इसी वोटर लिस्ट के आधार पर चुनाव कराए जाएंगे। हाईकोर्ट के सख्त रुख को देखते हुए राज्य में नगर निकाय चुनाव की घोषणा अप्रैल के अंत तक होने की संभावना है। राज्य निर्वाचन आयोग शहरी निकायों के चुनाव की तैयारी में जुट गया है, जिसके तहत भारत निर्वाचन आयोग से उपलब्ध कराए गए वोटर लिस्ट को वार्ड आधार पर विखंडित करने का काम किया जा रहा है। इसके अलावा वार्डों के गठन की भी प्रक्रिया चल रही है। झारखंड में फिर गर्म कपड़ों में दिखने लगे लोग। उत्तरी पश्चिमी हवा ने बढ़ाई ठंडक। 10 फरवरी से चढ़ेगा पारा। झारखंड में मौसम में अचानक बदलाव आया है। कुछ दिन पहले तक राज्य के कई जिलों में दिन का तापमान 30 डिग्री सेल्सियस के पार और रात का तापमान 16 डिग्री सेल्सियस के आसपास था, लेकिन पिछले 24 घंटे में इसमें गिरावट आई है और कई जिलों में न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया है। रांची में भी शनिवार और रविवार को रात में ठंडक महसूस की जाएगी। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के अनुसार रांची का न्यूनतम तापमान भी गिर गया है। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार राज्य के उत्तरी एवं मध्य भाग के अंतर्गत आने वाले जिलों में 2 दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा, जबकि दक्षिणी भाग में अगले 24 घंटे के दौरान 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट हो सकती है। इसके बाद अगले 3 दिनों में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी होने की संभावना है। झारखंड में उत्तरी और उत्तरी पश्चिमी हवाओं का जोर है। 10 फरवरी से बादल छाने की संभावना है, हालांकि बारिश की संभावना नहीं है। 10 फरवरी के बाद पारा फिर चढ़ेगा, इसमें गर्मी लगेगी। मैट्रिक और इंटर का एडमिट कार्ड आज से मिलना शुरू। 7 लाख से अधिक छात्र देंगे परीक्षा। झारखंड एकेडमिक काउंसिल जैक ने घोषणा की है कि मैट्रिक और इंटरमीडिएट की परीक्षाएं 11 फरवरी 2025 से निर्धारित समय के अनुसार आयोजित की जाएंगी। सभी स्कूलों के प्रधानाचार्यों को निर्देश दिया गया कि वे परिषद की वेबसाइट से छात्रों के एडमिट कार्ड डाउनलोड करके 11 फरवरी से पहले उन्हें वितरित करें। एडमिट कार्ड के बिना किसी भी छात्र को परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं होगी, इसलिए यह सुनिश्चित करना स्कूल प्रबंधन की जिम्मेदारी है कि सभी छात्रों को समय पर एडमिट कार्ड मिल जाए। बीत रहित संघर्ष मोर्चा ने सुझाव दिया कि एडमिट कार्ड में यदि किसी प्रकार की गलती पाई जाती है तो प्रधानाचार्यों को उसे सुधारने का अधिकार मिलना चाहिए, ताकि समय की बचत हो और छात्रों को असुविधा ना हो। जानकारी कि इस वर्ष मैट्रिक की परीक्षा में 4,11,536 और इंटर में 3,31,616 छात्र शामिल होंगे। कुल मिलाकर लगभग 7,83,000 छात्र इन परीक्षाओं में भाग लेंगे। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। बोकारो में भीषण सड़क हादसा। बोलेरो पर चढ़ा ट्रेलर, ड्राइवर की मौत। बोकारो में शुक्रवार रात एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। इसमें इलेक्ट्रो स्टील कंपनी के ड्राइवर की मौत हो गई। यह हादसा रात करीब 10:30 बजे तालगड़िया मोड़ के इलेक्ट्रो स्टील जाने वाली सड़क पर बाधाडी गांव के पास हुआ। बताया जा रहा है कि एक तेज रफ्तार ट्रेलर ने बोलेरो को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बोलेरो ट्रेलर में फंस गया और
दोनों वाहन सड़क के करीब 10 फीट नीचे गिर गए। ट्रेलर बोलेरो के ऊपर चढ़ गया, जिससे ड्राइवर की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक की पहचान 22 वर्षीय विवेक हाजरा के रूप में हुई है। वे इलेक्ट्रो स्टील कंपनी में ड्राइवर थे और शुक्रवार रात कंपनी के एक अधिकारी को उनके घर छोड़कर लौट रहे थे। विवेक बोलेरो जिले के अंकुश ग्राम लाडी टोला के रहने वाले थे। उनके परिवार में उनकी पत्नी और एक छोटा बच्चा है। हादसे की खबर मिलते ही ग्रामीणों और परिजनों ने सड़क जाम कर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। उन्होंने मांग की कि विवेक की पत्नी को कंपनी में नौकरी दी जाए और परिवार को उचित मुआवजा मिले। रांची में बर्ड फ्लू को लेकर अलर्ट जारी। बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में हुई 150 मुर्गियों और दर्जन भर बटेर की मौत। बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के वेटनरी कॉलेज स्थित पोल्ट्री फार्म में बर्ड फ्लू फैलने की खबर सामने आई है। इस घटना में लगभग 150 मुर्गियों और करीब 1 दर्जन बटेरों की मौत हो गई है। पोल्ट्री फार्म में रखी गई चाइनीज मुर्गियों में बीमारियों के लक्षण दिखे और उनकी तुरंत मौत हो गई। इसके बाद वेटनरी कॉलेज के पैथोलॉजी विभाग ने भोपाल स्थित राष्ट्रीय उच्च सुरक्षा पशु रोग संस्थान को सैंपल भेजे। जांच में एवियन इन्फ्लुएंजा H5N1 यानी बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है। बताया जा रहा कि राष्ट्रीय उच्च सुरक्षा पशु रोग संस्थान NIHSD ने इस गंभीर स्थिति की सूचना बिरसा कृषि विश्वविद्यालय, वेटनरी कॉलेज और केंद्रीय मंत्रालय को तुरंत दी। इसके बाद केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय ने झारखंड की मुख्य सचिव को पत्र भेजकर रांची में बर्ड फ्लू फैलने की जानकारी दी और एहतियात बरतने की सलाह दी। मंत्रालय ने मुख्य सचिव से आग्रह किया कि वे पशुपालन कार्य योजना 2021 के तहत बर्ड फ्लू की रोकथाम और नियंत्रण के लिए तुरंत अभियान चलाएं। केंद्रीय मंत्रालय ने इस बारे में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय को भी सूचित किया है, ताकि वे भी एहतियात बरत सके। मंत्रालय ने संक्रमित क्षेत्र की घोषणा करने, उस क्षेत्र में पहुंचने पर प्रतिबंध लगाने और 10 किलोमीटर की परिधि में निगरानी रखने की सलाह दी है। साथ ही संक्रमित पक्षियों को नष्ट करने और परिसर को पूरी तरह से साफ करने का निर्देश दिया है। रामगढ़ के चुटू फालू घाटी में फिर 2 सड़क हादसाएं, एक की मौत, पाइप लदा ट्रक पलटा। रामगढ़ जिले के रामगढ़ थाना क्षेत्र के चुटू पालू घाटी में एक भयानक सड़क हादसा हुआ। इस हादसे में एक कार चालक की मौत हो गई। घटना के पहले चाईबासा से दिल्ली पाइप लेकर जा रहा एक ट्रक सड़क पर पलट गया, जिससे घाटी का 1 वे सड़क पूरी तरह जाम हो गया। पुलिस ने घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचकर यातायात को सुचारू रूप से चलाने के लिए कदम उठाए। उन्होंने 4 लेन सड़क के हजारीबाग से रांची जाने वाले 1 वे सड़क पर यातायात चालू करवाया। इसके बाद NHAI की रेस्क्यू टीम को बुलाकर वाहन और सड़क पर बिखरे पाइप को हटाया गया। साथ ही टैंकर में फंसे वाहन से मृतक को निकाला गया। चुटू पालू घाटी में दुर्घटनाएं कम होने का नाम नहीं ले रही। शुक्रवार को 2 घटनाएं हुई है। पहली घटना चाईबासा से पाइप लेकर दिल्ली जा रहा ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया और पाइप पूरी तरह सड़क पर बिखर गया, जिससे घाटी क्षेत्र 1 वे सड़क पूरी तरह जाम हो गया, जिसे पुलिस ने हटाया। वहीं रामगढ़ से रांची जा रहा एक 4 पहिया वाहन आगे चल रहे टैंकर से टकरा गया, जिससे वाहन टैंकर में बुरी तरह फंस गया, जिससे चालक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। घटना के बाद पुलिस पहुंची और टैंकर में फंसे ट्रक और टैंकर में फंसे चालक को निकालने में जुट गई। दिल्ली चुनाव परिणाम से झारखंड बीजेपी उत्साहित। बाबूलाल मरांडी ने कहा, जनता ने भ्रष्टाचार को नकारा। दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी को मिली जीत के बाद करीब 27 साल बाद भाजपा अपनी सरकार बनाने जा रही है। बीजेपी दिल्ली की गद्दी पर लंबे अरसे बाद काबिज होने में सफल रही। 13 अक्टूबर 1998 से 3 दिसंबर 98 तक बीजेपी की सुषमा स्वराज मुख्यमंत्री रही थी। इसके बाद शीला दीक्षित लगातार 15 वर्षों तक दिल्ली की मुख्यमंत्री बनी रही। 2013 में आम आदमी पार्टी कांग्रेस के हाथ से सत्ता लेने में सफल रही और लगभग 11 वर्षों तक दिल्ली की गद्दी पर काबिज रही। दिल्ली विधानसभा चुनाव में भाजपा की जबरदस्त जीत से प्रदेश बीजेपी में खुशी की लहर है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि जिस तरह से दिल्ली की जनता भ्रष्टाचार से त्रस्त थी, उसके खिलाफ मत प्रकट किया है। दिल्ली विकास के मामले में पिछड़ा हुआ है, खासकर सड़कों की जो स्थिति थी उससे जनता परेशान थी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति दिल्ली के लोगों ने विश्वास जताकर यह प्रमाणित कर दिया कि वो विकास चाहते हैं। हाईकोर्ट में रात 9 बजे हाजिर हुए स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अवमानना के लिए मांगी माफ़ी।
रिटायर्ड सिविल सर्जन दीनानाथ पांडे की पेंशन से कटी गई राशि के भुगतान को लेकर दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई के लिए स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह को शुक्रवार की रात 9 बजे न्यायाधीश आनंद सेन की अदालत में उपस्थित होना पड़ा। दरअसल अवमानना मामले में अपर मुख्य सचिव के खिलाफ अदालत ने जमानती वारंट जारी किया था, इसलिए उन्हें अनन फनन में हैदराबाद से रांची लौटना पड़ा। उन्होंने माफ़ी मांगते हुए अदालत को बताया कि 3 साल की कटौती की गई राशि के भुगतान का आदेश पारित हो चुका है। बहुत जल्द प्रार्थी के खाते में राशि ट्रांसफर कर दी जाएगी। सरकार का पक्ष सुनने के बाद अदालत ने अवमानना याचिका खारिज कर दी। हाईकोर्ट ने ऑडिटर जनरल को 1 सप्ताह के अंदर प्राधिकार पत्र जारी करने का आदेश दिया है। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता राजीव रंजन और याचिकाकर्ता की ओर से दीपक कुमार प्रसाद ने पक्ष रखा। दरअसल हजारीबाग के सिविल सर्जन रहते हुए डॉक्टर दीनानाथ पांडे पर सामान की आपूर्ति की सही तरीके से निगरानी नहीं करने का आरोप लगा था। इस मामले में राज्य सरकार ने उनकी पेंशन से 20% राशि काटने का आदेश दिया था। उन्होंने राज्य सरकार के इस फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। 16 फरवरी तक नष्ट करनी होगी अफीम की खेती, नहीं तो नपेंगे थानेदार, आईजी करेंगे निरीक्षण। अफीम की खेती को नष्ट करने की समय सीमा पलामू प्रमंडल ने तय कर दी है। सभी पुलिस पदाधिकारी को 16 फरवरी तक अफीम की खेती नष्ट करने का टास्क दिया गया है। 16 फरवरी के बाद पलामू के जोनल आईजी सुनील भास्कर क्षेत्र का निरीक्षण करेंगे। 16 फरवरी के बाद अफीम की खेती पाए जाने पर संबंधित थाना क्षेत्र के थाना प्रभारी पर कार्रवाई की जाएगी। अफीम की खेती के खिलाफ पलामू, गढ़वा और लातेहार पुलिस अभियान चला रही है। पिछले 2 महीने में 250 एकड़ से अधिक के फसल को नष्ट किया जा चुका है। पुलिस ने पूरे मामले में अब तक 50 से अधिक लोगों पर प्राथमिकी दर्ज की है और आधा दर्जन से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया है। अफीम की खेती के खिलाफ अभियान में एक संयुक्त टीम भी बनाई गई है। इस टीम में वन विभाग और स्थानीय प्रशासनिक टीम भी शामिल है। पुलिस ने भी सोन नदी के दियारा इलाके में अपनी निगरानी बढ़ा दी है। कुछ दिन पहले सोन के दियारा में भी अफीम की खेती पकड़ी गई थी, जिसके बाद झारखंड और बिहार की पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई की थी। इस कार्रवाई में 20 करोड़ रुपए से अधिक की अफीम की फसल को नष्ट किया गया था। भाजपा को जल्द मिलेगा नया प्रदेश अध्यक्ष, पार्टी में जान फूंकने की कोशिश में बीजेपी। लोकसभा और विधानसभा चुनाव में निराशाजनक प्रदर्शन के बाद भाजपा संगठनात्मक चुनाव के जरिए पार्टी में नई ऊर्जा भरने की तैयारी में है। प्रदेश भाजपा ने फरवरी महीने में संगठनात्मक चुनाव की प्रक्रिया पूरी करने का लक्ष्य रखा है। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए पार्टी ने जिला निर्वाचन पदाधिकारी और सह निर्वाचन पदाधिकारी की नियुक्ति कर दी है। शुरुआती चरण में बूथ अध्यक्ष से लेकर जिला अध्यक्ष तक का चुनाव होगा। आम सहमति के आधार पर चुनाव कराने का प्रयास किया जा रहा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो मतदान के जरिए चुनाव प्रक्रिया पूरी की जाएगी। पार्टी ने मंडल और जिला अध्यक्ष बनने के लिए कई अर्हताएं तय की है। इसके तहत 2 टर्म तक सक्रिय सदस्य रह चुके ही लोग जिला अध्यक्ष बन सकते हैं, बशर्ते उनकी उम्र 60 वर्ष से अधिक ना हो। इसी तरह मंडल अध्यक्ष के लिए भी मापदंड तय किए गए हैं। 45 वर्ष से अधिक उम्र के लोग भाजपा के मंडल अध्यक्ष नहीं बन सकते। सक्रिय सदस्य वही लोग बनते हैं जिन्होंने 50 सामान्य सदस्य बना लिए हों। बाबूलाल मरांडी ने कहा, सरकार की योजनाएं पूरी तरह असफल। 60 लाख क्विंटल धान खरीदी का केवल 28.39% ही पूरा। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने राज्य में धान खरीद की वर्तमान स्थिति पर चिंता व्यक्त की है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर कहा कि सरकार ने 60 लाख क्विंटल धान खरीदने का लक्ष्य निर्धारित किया था, उसमें से अब तक केवल 28.39% ही धान की खरीद कर पाई है। क्रय केंद्रों पर गंभीर लापरवाही और कुप्रावधान व्याप्त है। उन्होंने कहा कि अधिकांश जिलों में धान की खरीद प्रक्रिया बेहद धीमी है, जिसके कारण किसान अपनी उपज मजबूरी में निजी व्यापारियों और बिचौलियों को कम दामों पर बेचने के लिए विवश हो रहे हैं, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति और बदतर होती जा रही है। कहा कि हेमंत सरकार की योजनाएं केवल कागजों तक सीमित है। किसानों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से बनाई गई योजनाएं जमीनी स्तर पर पूरी तरह असफल साबित हो रही है। सरकार अपने निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप किसानों का धान खरीदकर अतिशीघ्र उनका भुगतान सुनिश्चित करे। बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में 3 दिवसीय एग्रोटेक किसान मेला शनिवार से शुरू। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने किया उद्घाटन।
रांची के बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में 3 दिवसीय एग्रोटेक किसान मेले का आयोजन 8 फरवरी से 10 फरवरी तक किया जाएगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शनिवार 8 फरवरी को सुबह 11 बजे मेले का उद्घाटन किया। इस बार मेले की थीम कृषि उत्पादकता, सुरक्षित खाद्य एवं पर्यावरण संरक्षण रखी गई है। मेले का समापन समारोह 10 फरवरी को दोपहर 2:30 बजे होगा, जिसमें राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार मुख्य अतिथि होंगे। बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर एस.सी. दुबे ने बताया कि मेले में 120 स्टॉल लगाए गए हैं। इन स्टॉलों में विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों, 11 कॉलेजों, 24 कृषि विज्ञान केंद्र और अनुसंधान संस्थानों के अलावा बीज, कृषि यंत्र, उर्वरक निर्माता, बैंक, वित्तीय संस्थान और स्वयंसेवी संगठन अपनी तकनीक, सेवाएं और उत्पाद प्रदर्शित करेंगे। 9 फरवरी को महिला कृषक गोष्ठी आयोजित की जाएगी, जिसमें कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की और विधायक कल्पना सोरेन बतौर अतिथि शामिल होंगी। इसी दिन होने वाली पशु पक्षी प्रदर्शनी में खिजरी विधायक राजेश कच्छप और डॉक्टर अभिजीत कर मौजूद रहेंगे। मेले का समापन 10 फरवरी को दोपहर 2:30 बजे होगा। इस मौके पर राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार मुख्य अतिथि होंगे, जबकि विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो, कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की और कृषि सचिव अबू बकर सिद्दीकी विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल होंगे। जेएमएम ने पूर्वी सिंहभूम और जमशेदपुर महानगर में संयोजक मंडली का गठन किया, इनको मिली जिम्मेदारी। झारखंड मुक्ति मोर्चा जेएमएम की केंद्रीय समिति ने संगठन को मजबूती देने के उद्देश्य से पूर्वी सिंहभूम जिला संयोजक मंडली और जमशेदपुर महानगर संयोजक मंडली का पुनर्गठन किया। इस संबंध में केंद्रीय समिति द्वारा आधिकारिक आदेश जारी किया गया है। संयोजक मंडली में कुल 15 सदस्यों को शामिल किया गया है, जिसमें प्रमुख नाम है। इस मंडली में भी 10 से अधिक सदस्यों को जगह दी गई है। यह नियुक्तियां 18 जनवरी 2025 को पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष के निर्देशानुसार की गई है और इनका कार्यकाल 28 फरवरी 2026 तक रहेगा। झामुमो के वरिष्ठ नेताओं का मानना है कि इससे संगठन को मजबूती मिलेगी और पार्टी को आगामी चुनाव में लाभ होगा। कबाड़ दुकान से मिले सरकारी दस्तावेज, फिर मिले मेडिकल वेस्ट। गढ़वा जिले में सदर एसडीएम संजय कुमार द्वारा कबाड़ दुकान के विरुद्ध कार्रवाई की खबर चर्चा में है, जिसमें सरकारी दस्तावेज मिले, लेकिन उनके द्वारा एक और बड़े कबाड़ दुकान पर छापेमारी की गई, जिसे देखकर उस छापेमारी दल के लोग भी चौंक गए। छापेमारी के दौरान एसडीएम को कबाड़ दुकान से भारी मात्रा में मेडिकल वेस्टेज प्राप्त हुआ। सदर एसडीएम संजय कुमार को एक सूचना मिली थी कि बड़े स्तर के कबाड़ दुकान में अस्पताल में इस्तेमाल किए हुए सामान रखे हुए हैं। सूचना मिलते हैं एसडीएम और नगर परिषद कार्यपालक पदाधिकारी सुनील कुमार करबला मैदान के पास अवस्थित कबाड़ दुकान के गोदाम में पहुंचे। जांच के दौरान रद्दी कागज और लोहे के साथ भारी मात्रा में अस्पताल में इस्तेमाल किए हुए सामान भी मिले। अस्पताल के सिरिंज, नीडल मिलते ही एसडीएम द्वारा त्वरित कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया, जिसके आलोक में दुकान को सील करते हुए दुकान संचालक इजहार अंसारी के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करने की बात कही। मौके पर एसडीएम ने कहा कि कबाड़ दुकान में रद्दी कागज और अन्य सामान का होना अलग है, लेकिन इस्तेमाल किया हुआ सिरिंज, नीडल सहित अन्य मेडिकल सामान का मिलना बेहद खतरनाक और जानलेवा है। इसके साथ ही बहुत संगीन अपराध भी है। मैट्रिक इंटर परीक्षा केंद्रों पर लागू रहेगी निषेधाज्ञा। मैट्रिक इंटर की परीक्षा 11 फरवरी से 3 मार्च 2025 तक विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर संचालित की जाएगी। इसे लेकर सदर अनुमंडल पदाधिकारी सुलोचना मीना एवं हुसैनाबाद अनुमंडल पदाधिकारी अनंत कुमार झा अपने आधिकारिकता क्षेत्र अंतर्गत पड़ने वाले परीक्षा केंद्रों पर निषेधाज्ञा लागू किया है। लोक परिशांति भंग होने की संभावनाओं को लेकर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए संबंधित परीक्षा केंद्रों के 100 मीटर की परिधि में परीक्षा की तिथि को परीक्षा के दौरान बीएनएस के अंतर्गत निषेधाज्ञा घोषित किया गया है। मुख्यमंत्री से मिले सीसीएल के सीएमडी, कोल इंडिया मैराथन में शामिल होने का दिया न्योता। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से शनिवार को कांके रोड रांची स्थित मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में सीसीएल के सीएमडी नीलेंद्र कुमार सिंह ने मुलाकात की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री को उन्होंने 9 फरवरी को मोहराबादी मैदान में आयोजित कोल इंडिया मैराथन के 3य संस्करण में मुख्य अतिथि के रूप में सम्मिलित होने के लिए आमंत्रित किया। यह मैराथन सीसीएल के तत्वाधान में आयोजित किया जा रहा। बताते चले कि कोल इंडिया रांची मैराथन की सभी तैयारियां पूरी हो चुकी है। इस आयोजन में देश भर से 10,000 से अधिक धावक भाग लेंगे। इस मैराथन में 4 श्रेणियां होगी।
5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, हाफ मैराथन 21 किलोमीटर और फुल मैराथन 42 किलोमीटर। पुरस्कार राशि 35,10,000 रुपये निर्धारित की गई है। मैराथन का शुभारंभ सुबह 5 बजे से मोहराबादी स्टेडियम में होगा। बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में बोले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, सभी जिलों में खुलेगी किसान पाठशाला, 1 लाख से अधिक कुआं निर्माण भी होगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि खेती, किसानी और कृषि अपने आप में एक बहुत बड़ा क्षेत्र है। झारखंड जैसे राज्य के लिए एग्रीकल्चर एक महत्वपूर्ण विषय है। झारखंड की 80% आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है। ये लोग खेती बाड़ी के माध्यम से ही अपना जीवन यापन करते हैं। वर्तमान समय में कृषि के क्षेत्र में आधुनिक तकनीक की बड़ी भूमिका है। राज्य में बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के स्थापित हुए लगभग 45 वर्ष हो चुके हैं। यह विश्वविद्यालय राज्य में किसानों के उत्थान के लिए अपनी भूमिका का निर्वहन कर रहा है। इस संस्थान द्वारा बड़ी संख्या में छात्र छात्राओं को कृषि विज्ञान के क्षेत्र में काबिल बनाया जा रहा। बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से डिग्री प्राप्त कर कई छात्र छात्राओं ने देश और दुनिया में आज किसानों को बेहतर मार्गदर्शन दे रहे हैं। बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में एग्रीकल्चर, हार्टिकल्चर, फॉरेस्ट एवं रिसर्च के क्षेत्र में समावेशी शिक्षा प्रदान की जा रही है। उक्त बातें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शनिवार को बिरसा कृषि विश्वविद्यालय रांची परिसर में आयोजित 3 दिवसीय एग्रोटेक किसान मेला 2025 के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए कही। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि झारखंड पठारी क्षेत्र में बसा हुआ राज्य है। वैसे तो प्रत्येक राज्य में खेती बाड़ी के अलग अलग पैमाने होते हैं। कहीं सिंचाई के लिए पानी की उपलब्धता है तो कहीं व्यवस्थाओं के बल पर सिंचाई कार्य के लिए पानी पहुंचाया जा रहा। देवघर में करीब 34,000 परीक्षार्थी देंगे मैट्रिक और इंटर की परीक्षा, विभाग ने की तैयारी। झारखंड में 11 फरवरी से मैट्रिक और इंटर की परीक्षा शुरू होने वाली है। सभी जिलों में झारखंड एकेडमिक काउंसिल की तरफ से एडमिट कार्ड और OMR शीट पेपर का वितरण किया जा रहा है। ऐसे में देवघर जिले में मैट्रिक और इंटर के परीक्षार्थियों के लिए जिला शिक्षा विभाग और प्रशासन ने तैयारी पूरी कर ली है। देवघर जिला के शिक्षा पदाधिकारी विनोद कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि इस वर्ष कदाचार मुक्त तरीके से परीक्षा कराने के लिए जिले के शिक्षा विभाग के सभी कर्मचारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दे दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि इस वर्ष देवघर जिले में करीब 34,000 बच्चे परीक्षा में शामिल होंगे, जिसमें मैट्रिक में कुल 19,537 और इंटर में 13,907 परीक्षार्थी शामिल है। देवघर जिला शिक्षा विभाग की तरफ से मिली जानकारी के मुताबिक मैट्रिक के परीक्षार्थियों के कुल 75 केंद्र बनाए गए हैं, जबकि इंटर के परीक्षार्थियों के लिए कुल 41 केंद्र बनाए गए हैं। DEO ने बताया कि पूर्व में भी सभी केंद्र अधीक्षकों के साथ बैठक की गई और उन्हें यह स्पष्ट किया गया कि परीक्षा केंद्र पर किसी तरह की लापरवाही नहीं बरती जाएगी। सभी केंद्र पर CCTV कैमरा के साथ साथ मूलभूत सुविधाओं को दुरुस्त करने का दिशा निर्देश भी दिया गया है। देवघर में युवती को 24 घंटे तक रखा डिजिटल अरेस्ट, CBI अधिकारी बन डराया। देवघर में एक बार फिर साइबर ठगी का मामला सामने आया है। नगर थाना क्षेत्र के विलियम्स टाउन इलाके में सिलाई का काम करने वाली और PG तक पढ़ाई कर चुकी एक युवती को साइबर अपराधियों ने डिजिटल अरेस्ट का मानसिक प्रताड़ना दी। अपराधियों के डराने धमकाने से युवती इतनी सहम गई कि वह 24 घंटे तक वीडियो कॉल पर उनके निर्देशों का पालन करती रही। मिली जानकारी के अनुसार 6 फरवरी को युवती के पास एक अनजान नंबर से कॉल आया। कॉल करने वाले ने खुद को CBI अधिकारी बताया और कहा कि सोशल मीडिया पर फोटो और वीडियो डालने के मामले में उस पर FIR हुई है। जब युवती ने इसे नकारा तो कॉलर ने एक और व्यक्ति से बात कराई, जिसने उसे फर्जी अरेस्ट वारंट और केस के दस्तावेज भेज दिए। इसके बाद अपराधियों ने वीडियो कॉल पर उसे डिजिटल अरेस्ट कर लिया और घर से बाहर ना निकलने की धमकी दी। अपराधियों ने युवती को डराकर कहा कि उसके घर पर निगरानी की जा रही है और मुकदमे से बचने के लिए पैसे देने होंगे। इतना ही नहीं, उन्होंने वर्दी पहने हुए अपनी फोटो भेजकर और विश्वास दिलाने की कोशिश की। घबराई युवती ने अपने माता पिता से बात कराई, लेकिन ठगों ने उन्हें भी झांसे में लेकर बैंक के अकाउंट की जानकारी ले ली। केंद्रीय वित्त मंत्री और कोयला मंत्री से मिले झारखंड के मंत्री राधाकृष्ण किशोर 1,36,000 करोड़ रुपए बकाया मांगा। कोयला रॉयल्टी और अन्य खनिजों के उत्खनन के एवज में राज्य सरकार की बकाया राशि लौटाने को लेकर केंद्र सरकार पहल करेगी। इसके लिए कोयला मंत्रालय के आला अधिकारियों के साथ राज्य सरकार के आला अधिकारी की बैठक होगी।
राज्य सरकार के दावे को लेकर केंद्र सरकार पूरा ब्यौरा तैयार करेगी। इस विषय को लेकर राज्य के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने शुक्रवार को केंद्रीय कोयला मंत्री जी किशन रेड्डी से मुलाकात की। वित्त मंत्री ने केंद्रीय कोयला मंत्री से कोल उत्खनन प्रक्षेत्र में धुले कोयले की रॉयल्टी के 2900 करोड़, अन्य उत्खनित खनिज की कीमत पर बकाया 32,000 करोड़ और भूमि अधिग्रहण संबंधित बकाए 1.01 लाख करोड़ रुपए की मांग रखी है। राज्य सरकार का पद सुनने के बाद केंद्रीय कोयला मंत्री ने कोयला मंत्रालय की अपर सचिव विस्मिता प्रधान को बकाया राशि का वास्तविक आकलन करने का निर्देश दिया। साथ ही कहा कि केंद्र के अधिकारी राज्य के अधिकारियों के साथ बैठक करें। वित्त मंत्री श्री किशोर ने केंद्रीय मंत्री को बताया कि राज्य के बकाया को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पत्र के माध्यम से केंद्र सरकार से भुगतान का आग्रह किया है। मुख्यमंत्री ने हर स्तर पर इस बात को उठाया कि ऐसे में केंद्र सरकार को पहल करना चाहिए। श्री किशोर ने बताया कि कोयला मंत्री ने बहुत सकारात्मक पहल की है। शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन ने कोल्हन के तीनों जिलों के शिक्षा पदाधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक। जमशेदपुर के निर्मल गेस्ट हाउस में शनिवार को झारखंड के शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन की अध्यक्षता में कोल्हन के परमंडलीय स्तरीय शिक्षा बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में शिक्षा विभाग की कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर विस्तार से वार्ता हुई, जिसमें मुख्य रूप से शिक्षा विभाग की आगामी योजनाएं, लंबित संचिकाओं के साथ ही आगामी मैट्रिक और इंटर की परीक्षाओं के सफल आयोजन पर भी चर्चा की गई। इस बैठक में शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन के अलावा कोल्हन के तीनों जिलों के शिक्षा विभाग के पदाधिकारी मौजूद थे। कोल्हन प्रमंडल के विद्यालय की स्थिति, मंत्री ने कोल्हन प्रमंडल में प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय की संख्या, आधारभूत संरचनाओं और शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक पदाधिकारी की स्थिति के बारे में जानकारी मांगी। उन्होंने कोल्हन प्रमंडल के विद्यालय में छात्रों के अनुपात में शिक्षकों की पदस्थापना की स्थिति के बारे में भी पूछा। प्रदर्शन कर रहे सीयूजे के 16 छात्र समेत 200 पर केस दर्ज। सड़क जाम और पुलिस पर हमला का आरोप। मांडर थाना क्षेत्र में कोयला लदे ट्रक की चपेट में आने से 5 फरवरी को सीयूजे के 2 छात्रों की मौत हो गई थी। इस हादसे के बाद नाराज छात्रों ने 100 को लेकर सड़क जाम कर प्रदर्शन किया, जो देर रात तक चला। अब इस मामले में मांडर पुलिस ने 16 नामजद छात्रों सहित 200 अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। शिकायत मांडर अंचल अधिकारी चंचला कुमारी ने की है। इसमें सड़क जाम, हंगामा, पुलिस से झड़प और पथराव के आरोप लगाए गए हैं। शिकायत के अनुसार प्रदर्शन में कई बार समझाने की कोशिश की गई, लेकिन प्रदर्शनकारियों ने हाईवे जाम रखा, जिससे करीब 10 से 15 किलोमीटर लंबा जाम लग गया। एम्बुलेंस और आम लोग भी इसमें फंस गए। जब पुलिस ने हल्का बल प्रयोग कर रास्ता खोलने का प्रयास किया तो प्रदर्शनकारियों ने एम्बुलेंस को ही रोक दिया। मौके पर मौजूद सीनियर पुलिस अधिकारी ने लोगों को शांत कराने की कोशिश की, लेकिन प्रदर्शनकारियों ने पुलिस अधिकारियों के साथ बदसलूकी की, उनके कॉलर पकड़ ली और धक्का मुक्की करने लगे। इस दौरान पुलिस पर पथराव भी किया गया, जिससे खलारी डीएसपी, मांडर थाना प्रभारी, सेठ के जवान और अन्य पुलिसकर्मी घायल हो गए। अब पुलिस इस मामले की जांच कर रही और आरोपियों की पहचान की जा रही है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।